सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जब अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे अरहेनियस इक्वेशन। देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अरहेनियस इक्वेशन। इसके अंदर हम अरहेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे कि अरहेनियस इक्वेशन होती क्या है, उसको कैसे हमने ड्राइव किया वो भी हम करेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे, उसके बेस की उसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। देखो हमने पहले बात की थी कि अगर हम कोई रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे करें, अगर हम कोई रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स होता है। हमने पहले इसी के बेस पे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे कि जो एक रिएक्शन होती है, रिएक्शन को एक हम पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो जो उसका रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट दैट इज के, वो क्या होता है, वो फिक्स होता है, वो एक कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। ओके, मैंने आपको यह भी बताया था कि जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, रेट कांस्टेंट भी हमारा चेंज होगा। ओके, तो अरहेनियस इक्वेशन यही है कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो हमारा रेट कांस्टेंट चेंज होगा। उसके बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन हमें अरहेनियस इक्वेशन से मिलता है। वो रिलेशन कौन सा होता है हमारा, वो वही हमारा अरहेनियस इक्वेशन है। भाई अगर टेम्परेचर को हम कितना चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट कितना चेंज होगा, उनके बीच में जो रिलेशन है वही हमें कहाँ से मिलता है, वही मिलता है हमें अरहेनियस इक्वेशन से मिलता है। कि अगर हम लेट्स से कि पहले टेम्परेचर अगर हमारा कोई भी नॉर्मल था, अगर हम पहले रूम टेम्परेचर पे इक्वेशन कर रहे थे, रिएक्शन कर रहे थे 25 डिग्री सेल्सियस पे, वही है कि पहले 25 डिग्री सेल्सियस उसके अकॉर्डिंग जो भी रेट कांस्टेंट था वो हमें पता था। अब हमने क्या किया, रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज कर दिया। अब हम 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट क्या होगा वो हम यहीं पे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो बेसिकली जो अरहेनियस इक्वेशन है वो क्या है, वो हमें रिलेशन देता है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में। रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में जो हमें रिलेशन मिलता है वही क्या है, हमारा अरहेनियस इक्वेशन है। ओके, देखो सबसे पहले अरहेनियस इक्वेशन क्या है, हमें पता है कि अरहेनियस इक्वेशन क्या है, के इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यही क्या होती है, यही हमारी अरहेनियस इक्वेशन होती है। के इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ओके, के क्या है हमारा, के हमें पता है कि रेट कांस्टेंट है। के क्या है, के हमारा रेट कांस्टेंट है। ओके, ए क्या है, ए यहाँ पे ए भी कांस्टेंट होता है, इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर ही बोलते हैं। ए भी, ये भी क्या हमारा कांस्टेंट है। अभी डेरिवेशन कराऊंगा तो वहां पे हम ए इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, जो ये है, ये है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या, ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है। और आर तो हमें पता है कि ये क्या होता है, हमारा गैस कांस्टेंट। और जो टी है, टी क्या है हमारा, वो टेम्परेचर है। ठीक है, टी हमारा वो टेम्परेचर। तो यही है हमारी अरहेनियस इक्वेशन, के इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन, और इसमें आगे हम बहुत ही डिफरेंट एप्लीकेशन करेंगे, इसके बेस पे ग्राफ बनाएंगे, और लास्ट में इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, साथ में इसमें हम थोड़ा सा कोल्यूशन थ्योरी से भी इसको क्या करेंगे, हम रिलेट करेंगे। थोड़ा नेक्स्ट जो थ्योरी करेंगे हम वो कोल्यूशन थ्योरी करेंगे। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा कोल्यूशन थ्योरी से बताऊंगा कि कोल्यूशन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर कोई भी रिएक्शन हमारी प्रोसीड हुई है, कोई भी रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो कोल्यूशन थ्योरी बोलते हैं कि आपस में सब क्या कर रहे हैं, आपस में कोल्यूशन कर रहे हैं। सब क्या कर रहे हैं, आपस में कोल्यूशन कर रहे हैं। अगर वो हमारा जो कोल्यूशन है, अगर वो जो हमारा एनर्जी बैरियर है उसको क्रॉस कर दे, अभी मैं बताऊंगा एनर्जी बैरियर क्या होता है, अगर वो उसको क्रॉस कर दे तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि हमारे पास दो टाइप के कोल्यूशन होते हैं, एक होता है इफेक्टिव कोल्यूशन, एक होता है इनइफेक्टिव कोल्यूशन। ओके, इफेक्टिव कोल्यूशन वो होंगे जो कोल्यूशन करने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। इनइफेक्टिव कोल्यूशन वो होंगे जो कोल्यूशन तो होगा बट वो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेंगे, तो कोल्यूशन थ्योरी इस कोल्यूशंस के बेस पे हमें रिएक्शंस के जो मैकेनिज्म है उसके बारे में बताती है। ओके, चलो ये है हमारी अरहेनियस इक्वेशन। अब देखते हैं जो अरहेनियस इक्वेशन है वो आई कहाँ से, उसका जो मेन जो डेरिवेशन है वो कहाँ से आया, वो आया हमारा वेन होफ से। वो क्या है, वेन होफ इक्वेशन से आया है। तो पहले लिखेंगे हम वेन होफ इक्वेशन। वेन होफ इक्वेशन। अब वेन होफ इक्वेशन क्या होती है, वेन होफ इक्वेशन होती है हमारी डी बाई डी टी एल एन ऑफ के, डी बाई डी टी एल एन ऑफ के इज इक्वल टू ई ए बाई आर टी स्क्वायर। ये क्या, ये हमारी वेन होफ इक्वेशन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी कई बार इसके बेस पे भी ना ग्राफ पूछता है हमसे, इसके बेस पे क्या करता है, ग्राफ पूछता है। इसके बेस पे हम ग्राफ करेंगे, 4 ग्राफ करेंगे इसके बेस पे। तो ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है हमारी। ये है हमारी वेन होफ इक्वेशन। क्या है हमारी, डी बाई डी टी एल एन ऑफ के ई ए बाई आर टी स्क्वायर।
ई ए बाई आर टी स्क्वायर। ओके, अब इससे हम क्या करेंगे, अरहेनियस इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। इससे क्या करेंगे, हम अरहेनियस इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये कि dt को यहाँ पर लेके जाओ, तो डी ऑफ एल एन ऑफ के इज इक्वल टू ई ए बाई आर टी स्क्वायर, ई ए बाई आर टी स्क्वायर। डी टी कहाँ पे आ गया, डी टी यहाँ पे आ गया, डी टी कहाँ पे आ गया, डी टी वो यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे, ई ए बाई आर टी स्क्वायर और डी टी, क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे एक तरह से 1 है, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एल एन ऑफ के, 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एल एन ऑफ के। हमें पता है कि अगर 1 का जो इंटीग्रेशन है जिसके भी रिस्पेक्ट में करेंगे वही आएगा, 1 का इंटीग्रेशन जिसके भी रिस्पेक्ट में करेंगे वही आएगा। तो एल एन ऑफ के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एल एन ऑफ के आएगा इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ई ए बाई आर तो क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ई ए बाई आर तो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। अब 1 बाई टी स्क्वायर का कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन, हम पता है कि 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, टी ऊपर जाएगा तो पावर कितनी बनेगी, -2, उसके अंदर +1 कर दो अपॉन में -2 + 1, -2 + 1। ओके, ये हो ना। देखो ई ए बाई आर तो कांस्टेंट हो गया हमारा, जो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, टी की पावर -2, और टी की पावर -2 के अंदर +1 करेंगे, अपॉन में भी क्या करेंगे, -2 + 1 करेंगे। ओके, सो ये आ गया हमारे पास। और अब देखो ये जो हमने इंटीग्रेट किया कौन सा किया, ये हमने इनडेफिनेट किया है, हमने डेफिनेट नहीं किया, ये हमने इनडेफिनेट किया। और जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रल यूज करते हैं तब वहां पे हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, साथ में क्या है, कोई कांस्टेंट आएगा। अब वो कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे एल एन ऑफ क्या है, मैं कांस्टेंट ले तो एल एन ऑफ ए, मैंने कांस्टेंट लिया एल एन ऑफ ए ले लिया। ओके, चलो अब आगे करते हैं इसको। एल एन ऑफ ए इधर आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एल एन ऑफ के माइनस एल एन ऑफ ए इज इक्वल टू ई ए बाई आर, ई ए बाई आर। अब ऊपर क्या है, टी की पावर -1, ऊपर क्या आएगा, टी की पावर -1, और नीचे क्या आ गया, -1 आ गया, ये बन गया हमारा। देखो टी की पावर -1 अपॉन में क्या आ गया, -1 आ गया। अब log a माइनस log b तो क्या बनेगा, ln ऑफ k बाई ए, ln ऑफ k बाई ए इज इक्वल टू, टी नीचे आएगा और ये नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे आ गया -EA अपॉन आर टी, नीचे क्या EA बाई आर टी। ओके, अब देखो जो log है ये हमारा नेचुरल log है, और जब नेचुरल log को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल, क्या बनेगा वो एक्सपोनेंशियल। सो k बाई ए इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस EA बाई आर टी, k बाई ए इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस EA बाई आर टी, और अल्टीमेटली k इज इक्वल टू क्या आ गया, a e रेज़ टू पावर माइनस EA बाई आर टी। यही क्या, यही हमारी अरहेनियस इक्वेशन है, यही क्या, यही हमारी अरहेनियस इक्वेशन, जो हमें क्या बताते हैं, जो हमें टेम्परेचर और जो हमारा रेट कांस्टेंट है, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में क्या देती है, हमें रिलेशन देती है। टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में क्या देती है, हमें रिलेशन देती है। ओके, तो यही हो गया हमारी अरहेनियस इक्वेशन हो गया, क्लियर। अब देखो इसको ना मैं थोड़ा सा कोलिजन थ्योरी से रिलेट कराता हूँ आपको, इसी में ही करा देता हूँ वो थोड़ा सा कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी भी ना अरहेनियस इक्वेशन के ऊपर ही बेस्ड है, कोलिजन थ्योरी करेंगे अपन वो भी अरहेनियस इक्वेशन के ऊपर ही बेस्ड है, वहां पर भी बता दूंगा मैं, बट यहाँ पे भी करेंगे कि जो हमारी अरहेनियस इक्वेशन है k इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर माइनस EA बाई आर टी, ये है। ओके, अब देखो जो हमारी अरहेनियस इक्वेशन है ना, उससे हमें एक जो कोलिजन थ्योरी है ना, कोलिजन थ्योरी ये बोलती है कि अरहेनियस इक्वेशन से ही हमें पता चलता है कौन से इफेक्टिव कोलिजन है, कौन से इनफेक्टिव कोलिजन है, मतलब जो ओवरऑल जो कोलिजन्स है ना, किन्होंने कोलिजन करके प्रोडक्ट फॉर्म किया, वो हमें कहाँ से पता चलता है, कोलिजन थ्योरी से ही पता चलता है। ओके, और कोलिजन थ्योरी बोलती है वो हम पता लगाएंगे अरहेनियस इक्वेशन से। ओके, तो कहते हैं कि कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग अरहेनियस इक्वेशन के अंदर जो k है, k होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। ओके, या फिर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन लिखो, ज्यादा बेटर है, आपको टोटल मत लिखो, यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, कि कितने नंबर में जो कोलिजन है वो क्या हुए हैं, वो हमारे इफेक्टिव हुए हैं, कितने नंबर में जो कोलिजन है वो क्या हुए हैं, वो हमारे इफेक्टिव हुए हैं। ओके, और जो a है,
ए होते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, ए क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। भाई टोटल कितने कोलिजन हुए, दैट इज ए, टोटल कितने कोलिजन हुए, दैट इज ए। और ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये है हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। देखो ना, देखो ए है, ए हमारे पास टोटल कोलिजन है, भी टोटल एक्चुअल में कितने कोलिजन हुए हैं, लेट्स से कि हम 100 मान लेते हैं कि जो टोटल कोलिजन है वो कितने हुए, वो हमारे 100 हुए हैं। टोटल कोलिजन मैंने मान लिया कि जो ए है, मैं लेट कर लिया कि जो ए है टोटल कोलिजन वो 100 हुए हैं। ओके, मैंने बताया भी 100 में से ना, 100 में से 50 कोलिजन इफेक्टिव है, 100 में से जो 50 कोलिजन है इफेक्टिव है। अब 50 कोलिजन इफेक्टिव कौन से होंगे, वो क्या होगा भाई, 100 में से ना 50 ने प्रोडक्ट फॉर्म किया, 50 ने प्रोडक्ट फॉर्म नहीं किया, 50 इफेक्टिव है, 50 क्या हो गए, इनइफेक्टिव हो गए। ओके, देखो तो यहाँ पे क्या करोगे, 50 इज इक्वल टू 100 इनटू में, अब फ्रैक्शन, कितने फ्रैक्शन में कोलिजन इफेक्टिव हुए हैं, कितना फ्रैक्शन में कोलिजन क्या हुआ है, इफेक्टिव हुए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा 1/2 आएगा। ऐसे भी कर सकते हो ना, 50/100 इज इक्वल टू 1/2। 100 क्या होगा टोटल कोलिजन, 50 क्या हो गया इफेक्टिव कोलिजन, और 1/2 क्या हो गया फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, 1/2 क्या हो गया फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन हो गया। ओके, तो यहाँ से आप समझ सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आगे इसी के बेस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। कोलिजन थ्योरी में बताऊंगा मैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि अर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड है सारा ये। ओके, तो कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है कि इसके अंदर जो के है, के होंगे जो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव या नंबर ऑफ इफेक्टिव, भाई कितनों ने एक्चुअल में प्रोडक्ट फॉर्म किया। क्लियर, ए है, ए क्या है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, एक्चुअल में टोटल कितने कोलिजन हुए हैं, दैट इज ए। ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई टी, वो है हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, भी कितना फ्रैक्शन में इफेक्टिव कोलिजन हुए हैं। जो फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन है इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होगी। जैसे फ्रैक्शन होता है ना, पर लगा लो, के बाई ए करोगे ना, एक्चुअल में जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बनेगी हमारी, के बाई ए इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो अब यही क्या होगा, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया ना, इसमें से क्या हो गया फ्रैक्शन हो गया ना ये। भी मान लो ए हमारा 1 है, 1 में से कितना मतलब पॉइंट में होएगा ना वो, अगर ए हमारा 100 है, 100 से कितने कोलिजन इफेक्टिव हुए हैं, दैट इज फ्रैक्शन आ जाएगा यहाँ से। तो यही क्या होगा हमारा फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन होगा। ओके, तो ये था बिल्कुल अर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, क्या काम है मेन उसका, और क्या उसका डेरिवेशन है, और कोलिजन थ्योरी क्या अर्हेनियस इक्वेशन के बेस पे हमें बताती है। ओके, नेक्स्ट करेंगे हम टेम्परेचर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, वो भी थोड़ा कोलिजन थ्योरी में आता है, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पे ई, अब कई बच्चों को पता नहीं होगा जो ई है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो क्या होती है, हमारी ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, हमारे इंटरमीडिएट क्या होता है। ओके, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होते हैं, अब हम करेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्लियर, ओके, नेक्स्ट करेंगे हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, हमारा कोलिजन थ्योरी में आता है बट हम उसको पहले स्टडी कर लेंगे। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ओके, देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमारे 3 टाइप के बनते हैं। हमें पता है कि थर्मोडायनेमिक्स हमने किया, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, जो रिएक्शन की हीट के बारे में हमें बताता है। ओके, थर्मोडायनेमिक्स का ही एक्सटेंडेड वर्जन हमारा केमिकल काइनेटिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के बेस पर रिएक्शन हमारी 3 टाइप की होती है। थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे क्या होता है, जो रिएक्शन हमारी 3 टाइप की होती है। सबसे जो फर्स्ट रिएक्शन है वो होती है हमारी थर्मो न्यूट्रल, वो रिएक्शन क्या होती है, वो होती है हमारी थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन होती है। सेकंड जो टाइप की रिएक्शन होती है वो होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, जो थर्ड जो टाइप की रिएक्शन है हमारी वो होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब देखो थर्मो न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब कोई हीट में चेंज नहीं आया। देखो होता क्या है कि जब भी हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, जब भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हीट में कुछ ना कुछ चेंज आता है। हीट में क्या होता है, हाँ जैसे अब रिएक्शन प्रोसीड कराने, तो रिएक्शन प्रोसीड जब हम कराएंगे तो हमें उसको हीट देनी पड़ेगी। और रिएक्शन अगर हमारी रिएक्शन अगर कोई भी प्रोसीड होगी तो हमें उसको हीट देनी पड़ेगी, वो हीट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ओके, अब देखो
होता क्या कि जब रिएक्शन प्रोसीड होते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हीट हमें देनी पड़ती है, और जब वो प्रोडक्ट बन जाता है तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हीट रिलीज होती है। स्टार्टिंग में भी हमें हीट देनी पड़ती है, बाद में हीट क्या होती है, रिलीज होती है। ओके, अब होता क्या है कि जितनी हीट हम दें और उतनी ही हीट क्या निकल जाए, वापस निकल जाए। जितनी हीट हमने दी है उतनी हीट क्या निकले, वापस निकले। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल कोई भी हीट में चेंज नहीं आया, ओवरऑल कोई भी हीट में चेंज नहीं आया। उसी को बोलते हैं हम थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन। उसी को क्या बोलेंगे, थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन बोलेंगे। ओके, कि ओवरऑल चेंज इन हीट में चेंज इन हीट क्या होगी, वो जीरो होगी, ओवरऑल हीट में कोई भी चेंज नहीं आया। अब एक होती है हमारी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है कि जहाँ पे हीट क्या हो, हीट रिलीज हो, जहाँ पे हीट क्या हो, हीट रिलीज हो। अब ये कि हीट हमने दी तो कम है, हीट हमने दी तो क्या है, कम है, बट जो रिलीज हुई है, रिलीज क्या हुई है, वो ज्यादा हुई है। भाई हीट हमने दी तो कम है पर रिलीज क्या हुई है, रिलीज ज्यादा हुई है। उसको बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि हीट हमने कम दी है, रिलीज क्या हुई है, ज्यादा हुई। तो ओवरऑल हीट क्या हुआ, रिलीज हुई, ओवरऑल क्या चेंज आया, रिलीज हुई, तो वो एक्सोथर्मिक होगी। एंडोथर्मिक क्या होती है, जहां पे हीट हमने दी तो ज्यादा है बट रिलीज क्या हुई है, कम रिलीज हुई है। हीट हमने दी तो ज्यादा है बट रिलीज क्या हुई है, रिलीज कम हुई है, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम एंडोथर्मिक बोलेंगे। ओके, अब इनके बेस पे क्या बनेंगे, हमारे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही स्टडी करते हैं वैसे तो ये। यहाँ पे क्या आती है, यहाँ पे हमारी एनर्जी आती है, और यहाँ पे क्या होता है, हमारी रिएक्शन प्रोसीड। यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड होगा। ओके, अब देखो ये है हमारा रिएक्टेंट होता है और ये क्या होता है, ये हमारा प्रोडक्ट होता है। ये हमारा रिएक्टेंट होता है, ये क्या होता है, ये हमारा प्रोडक्ट होता है। ओके, इतनी एनर्जी रिएक्टेंट की होती है, जो इतनी एनर्जी है रिएक्टेंट की होती है, इसको बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, या फिर एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट। इतनी एनर्जी रिएक्टेंट क्या करता है, वो पोजेस करते हैं। ओके, इतनी एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट के पास रहेगी, इतनी एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट के पास रहेगी। ओके, कोलिजन थ्योरी क्या बोलते हैं, कोलिजन थ्योरी ये बोलते हैं कि अगर किसी को भी कोलिजन करेंगे, कोलिजन उतने होने चाहिए। कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी चेंज होती है, जैसे आपस में कोलाइड करें तो आपस में क्या होगी, उनकी एनर्जी एक्सचेंज होगी। कहता है अगर एनर्जी एक्सचेंज ने कहता है इस अगर बैरियर को क्रॉस कर दिया, क्या एनर्जी, कहता एनर्जी, एक एनर्जी कम होगी, दूसरे की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कहता है जिसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, अगर उसने इस बैरियर को क्रॉस कर दिया, यहां से यहां तक चला गया वो, तो फिर क्या होगा, वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। मतलब इतनी एनर्जी हमें चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, इतनी एनर्जी हमें चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, इतनी एनर्जी हमें चाहिए। इसी को बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। इसी को क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, कि एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए हमें। एक्टिवेशन क्या होता था, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, कि इतने अमाउंट में हमें कम से कम एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो ये होगी हमारी। अब देखो अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो रिएक्शन होगी हमारी फॉरवर्ड, अगर हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो रिएक्शन क्या होगी, हमारी बैकवर्ड होगी। तो ये हो गई हमारी फॉरवर्ड, और यहाँ से आएंगे ये क्या हो गई, ये हमारी बैकवर्ड हो गई है, ये क्या हो गई, ये हमारी बैकवर्ड हो गई है। ओके, अब देखो रिएक्टेंट की भी एनर्जी सेम है और प्रोडक्ट की भी एनर्जी सेम है, रिएक्टेंट की भी एनर्जी सेम और प्रोडक्ट की भी एनर्जी क्या है, सेम है। ओके, अब देखो यहाँ पे ना हम डेल्टा एच निकालते हैं। डेल्टा एच क्या होता है, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, हीट ऑफ प्रोडक्ट या हीट ऑफ रिएक्टेंट। ओके, अब दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है, मतलब जो एच पी है वही किसके इक्वल है, एच आर के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि जो डेल्टा एच है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। डेल्टा एच क्या आएगा, जीरो आएगा। डेल्टा एच जीरो का मतलब है कि ओवरऑल कोई भी हीट में चेंज नहीं आया। जितनी एनर्जी हमने दी है, उतनी एनर्जी क्या हुई है, हमें वापस मिली है। ओवरऑल कोई भी हीट में चेंज नहीं आया, उसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। उसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। ओके, अब देखो ये तो हो गया हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, और ये होती है एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट। एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट, दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम होगा हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी तो हमें देनी पड़ेगी, और इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास खुद के पास होती है, और दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा। ओके, तो ये हो गया हमारे थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन। यहां पे एनर्जी रिएक्शन प्रोसीड, एनर्जी और रिएक्शन प्रोसीड। ओके, अब देखो ये है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या, ये हमारी एक्सोथर्मिक है। ओके, तो एक्सोथर्मिक ग्राफ ये बनेगा, ये हमारा रिएक्टेंट और ये क्या, ये हमारा प्रोडक्ट है। ओके, देखो रिएक्टेंट की एनर्जी ये रही, और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एनर्जी ये है। रिएक्टेंट की एनर्जी ये रही और प्रोडक्ट की एनर्जी ये है। ओके,
जो ये होगा ये क्या होगा हमारा EAF फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर फॉरवर्ड में जाएगी तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी फॉरवर्ड। अगर हम बैकवर्ड जाए रिएक्शन तो ये एनर्जी क्या होगी EA बैकवर्ड होगी, ये क्या होगी बैकवर्ड होगी। ओके, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इतनी एनर्जी तो हमने दी है, इतनी एनर्जी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमने दी है और इतनी एनर्जी क्या हुई है रिलीज हुई है। अब देखो दी हमने कम है, रिलीज क्या हुई है, रिलीज बहुत ज्यादा हुई है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ऐसी रिएक्शन क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक बोलेंगे। और दोनों का जो डिफरेंस होता है ये यही हमारा क्या होता है डेल्टा एच होता है। दोनों का जो डिफरेंस होता है यही क्या होता है हमारा डेल्टा एच होता है। ओके, अब देखो डेल्टा एच क्या होगा हमारा HP माइनस HR, HP माइनस HR। अब देखो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, HR ज्यादा है और HP क्या है कम है। देखो रिएक्टेंट ज्यादा है ना और HP क्या है ये कम है, ये हो गया हमारा HR और ये क्या हो गया HP। उस केस में डेल्टा एच क्या आएगा हमारा, डेल्टा एच हमारा लेस देन 0 आएगा, दैट इज नेगेटिव आएगा। डेल्टा एच क्या आएगा नेगेटिव। तो आपने ध्यान भी रखना है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच क्या होता है चेंज इन हीट, वो हमारी नेगेटिव होती है। डेल्टा एच क्या होता है नेगेटिव होता है। नेगेटिव साइन बस यही बता रहा है, हीट तो नेगेटिव, एनर्जी तो नेगेटिव नहीं हो सकती, बस नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि एनर्जी क्या हुई है रिलीज हुई है। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, एनर्जी क्या हुई है रिलीज हुई है। ओके, और इसको सम कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगा। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट करेंगे हम रिएक्शन प्रोसीड। ये रिएक्टेंट ये क्या, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट और ये क्या, ये हमारा प्रोडक्ट है। अब देखो रिएक्टेंट की तो एनर्जी ये रही और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एनर्जी ये है। ओके, इतनी एनर्जी क्या चाहिए, ये फॉरवर्ड, और इतना क्या हो गया हमारा EA बैकवर्ड। या फिर ये बोल सकते हैं कि इतनी एनर्जी तो हमने दी है, इतनी एनर्जी तो हमने दी और इतनी एनर्जी क्या हुई है वो रिलीज हुई है। इतनी एनर्जी हमने दी, उतनी एनर्जी क्या हुई है वो रिलीज हुई है। ओके, तो यही क्या हो गया हमारा, दी तो हमने ज्यादा है पर रिलीज क्या हुई है, रिलीज हमारी कम हुई है। दी तो हमने ज्यादा, रिलीज क्या हुई है कम हुई है। तो यही क्या होगा, यही हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, वही हमारा डेल्टा एच होगा। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू HP माइनस HR। अब की बार प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है और रिएक्टेंट की क्या है कम है, सो HP इज ग्रेटर देन HR। तो अल्टीमेटली जो हमारा डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है, वो हमारा पॉजिटिव होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होता है, वो हमारा नेगेटिव होता है। थर्मोन्यूट्रल रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होता है, वो हमारा 0 के इक्वल होता है। ओके, तो ये हो गया हमारे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इतनी हमारी एक्टिवेशन हो जाती है। देखो हमें इस बैरियर को क्रॉस करना है, हमें करना है इस बैरियर को क्रॉस करना है। कोलिजन करेंगे रिएक्टेंट, तो अगर इस बैरियर को क्रॉस कर दें तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ी ना, इतनी एनर्जी तो हमें देनी पड़ी। तो यही क्या होता है, हमारा एक्टिवेशन एनर्जी होता है। ओके, और ये हो गया हमारा एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की जितनी एनर्जी है दोनों का सम क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा। ओके, और जो ये सबसे ऊपर होता है ना, ये होती है हमारी ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट है हमारी, ये ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट है हमारे। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, तो बहुत ही हाई एनर्जी की जो स्टेट होती है उसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी इस पॉइंट की है, बिल्कुल पीक की। तो यही क्या होगी, यही हमारी ट्रांजिशन स्टेट, बहुत हाई एनर्जी। ट्रांजिशन स्टेट्स के अंदर क्या होता है कि जो पुराने बॉन्ड्स हैं, पुराने बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होते हैं और नए बॉन्ड्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। पुराने बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होते हैं, नए बॉन्ड क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो ये हो गया हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ओके, तो हमने अभी किया एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। देखो जो हमने अभी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किया वो थी हमारे सिंगल स्टेप रिएक्शन का। किसका था वो, सिंगल स्टेप रिएक्शन का था, कि यहाँ पे सिर्फ एक ही क्या हो रहा है, एक ही स्टेप हो रहा है। अब हम करेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ 2 स्टेप रिएक्शन। जो रिएक्शन अगर हमारी 2 स्टेप की होगी तो उसका क्या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनेगा। टू स्टेप रिएक्शन। ओके, देखो अगर रिएक्शन हमारी 2 स्टेप की होगी, यहां पे क्या आएगा, यहां पे हमारा एज यूजुअल एनर्जी, और यहां पे क्या होगी हमारी रिएक्शन प्रोसीड। यहां पे क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड होगा। ओके, मैंने मान लिया कि ये मेरे 2 स्टेप की रिएक्शन है, ये मेरे 2 स्टेप की रिएक्शन। देखो एक स्टेप तो क्या हो रहा है, एक स्टेप तो ये हो रहा है और एक स्टेप
ये हो रहा है, तो रिएक्शन क्या हो गया, रिएक्शन हमारी 2 स्टेप की रिएक्शन हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया और ये क्या हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ये हमारा रिएक्टेंट हो गया और ये क्या हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ओके, अब देखो अगर रिएक्शन हमारी 2 स्टेप है तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होंगी, 2 होंगी, एक स्टेप 1 की एक्टिवेशन एनर्जी और एक स्टेप 2 की एक्टिवेशन एनर्जी। इसको तो बोलेंगे हम EA1, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 1, और ये क्या होगी, ये हमारी होगी EA2, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 2, मतलब सेकंड स्टेप। फर्स्ट क्या होगी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेप, सेकंड क्या होगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेप। ओके, अब देखो ये होगी हमारी ट्रांजिशन स्टेट ऑफ 1 और ये होगी हमारी ट्रांजिशन स्टेट ऑफ 2। भाई देखो ये फर्स्ट जो वाली पीक बन रही है वो क्या है, हमारी ट्रांजिशन स्टेट 1 है, और जो सेकंड पीक बन रही है क्या, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट 2 है यहाँ पे। ओके, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 और ये क्या होगी हमारी ट्रांजिशन स्टेट 2 हो गया। अब देखो ये क्या बनेगा, ये हमारा इंटरमीडिएट बनेगा। ये क्या बनेगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है इंटरमीडिएट में और ट्रांजिशन स्टेट में। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, हायर एनर्जी के स्टेट्स को बोलते हैं। इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट से थोड़ा सा क्या होता है, वो स्टेबल होता है। इंटरमीडिएट जो मतलब बीच में बनेगा, देखो एक स्टेप हुआ, फिर जो बना दैट इज इंटरमीडिएट, फिर दूसरा स्टेप हुआ, फिर क्या हो गया, हमारी प्रोडक्ट बन गया हमें। ओके, तो ये क्या बन गया, ये हमारा इंटरमीडिएट हो गया। ओके, अब देखो अब मेरे को आपने बताना है कि जो हमारा स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों में से कौन सा स्टेप हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, कौन सा स्टेप हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, RDS स्टेप कौन सा होगा। RDS स्टेप क्या होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बताया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो हम ऑर्डर वगैरह फाइंड आउट करते हैं वो हम RDS के बेस पे करते हैं। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप वो होता है जो हमारा स्लो स्टेप होता है, वही हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। जो सबसे क्या होता है, जो सबसे स्लो स्टेप होता है हमारा, वही क्या होता है, हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। ओके, देखो सबसे पहले बात करेंगे स्टेप 1 की। सबसे पहले बात करेंगे स्टेप 1 की। स्टेप 1 के अंदर देखो, स्टेप 1 के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी, देखो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा किसकी है, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2। एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा किसकी, स्टेप 1 की। भाई स्टेप 1 है, स्टेप 1 की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, ज़्यादा है। स्टेप 2 की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है वही हमारा स्लो स्टेप होता है। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है वही क्या होता है, हमारा स्लो स्टेप होता है। तो स्टेप 1 उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो यही क्या होगा, यही हमारा स्लो स्टेप होगा। यही क्या होगा, ये हमारा स्लो, और यही स्लो स्टेप को हम क्या बोलते हैं, RDS बोलते हैं। स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं हम, RDS। यही स्टेप हमारा क्या, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। मान लो 2 स्टेप की रिएक्शन है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, तो हम इसका ऑर्डर वगैरह बताना है, मॉलिक्यूलरिटी बतानी है, तो हम इस स्टेप के फर्स्ट स्टेप के बेस पे बताएंगे, सेकंड स्टेप को हम नहीं देखेंगे। ओके, फिर आगे हमारा स्टेप 2, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है, तो ये क्या होगा, फास्ट होगा, तो ये रेट डिटर्मिनिंग नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेप 1 के बेस पे हम बताएंगे कि वही RDS रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, उसका ऑर्डर, उसकी मॉलिक्यूलरिटी। ओके, तो ये हो गया हमारा 2 स्टेप रिएक्शन का। ऐसे उसको चेंज भी कर सकते हो कि पहला स्टेप कम हो फिर दूसरा स्टेप क्या हो, ज़्यादा हो, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। ये मैंने आपको नॉर्मल लिया है, क्लियर। तो इस तरह से आपको अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आए 2 स्टेप का, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जिस स्टेप की ज़्यादा होगी, जरूर नहीं कि 2 का, 3 का, 4 का, कितने का भी दे सकता है, जिस स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वही क्या होगा, वही हमारा RDS स्टेप होगा, वही हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा वो। ओके, तो ये हो गया हमारा जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, वो स्लो स्टेप ही हमारा रेट डिटर्मिनिंग होगा। क्लियर है ये बात। चलो अब मैं बताऊँगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। देखो जैसे हमने अभी बात की एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट, थ्रेशोल्ड एनर्जी, तीनों की हम डेफिनेशन करेंगे। तो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ओके, इसके अंदर सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है वो करेंगे हम ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट होती है हमारी जो हायर एनर्जी की स्टेट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ओके, सो इट इज अ हाई एनर्जी स्टेट। It is high energy state. It is high energy state in which older bonds are getting broken and new bonds are being
फॉर्म्ड। देखो ये हो गया ना ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी हमारी, जहाँ पर जो पुराने बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होते हैं और नए बॉन्ड क्या होते हैं वो फॉर्म होते हैं। उसी स्टेट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, जो हायर एनर्जी की स्टेट होगी। ओके, सो इट इज अ हाई एनर्जी स्टेट इन विच ओल्डर बॉन्ड्स आर गेटिंग ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर बीइंग फॉर्म्ड। वही क्या हो गया भाई, हमारी ट्रांजिशन स्टेट होगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करें थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी मैंने आपको बताया था कि इतनी एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, और दिस प्लस दिस, ये क्या होगी हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। दिस एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पोसेस्ड बाय रिएक्टेंट या फिर ग्राउंड स्टेट एनर्जी, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वही क्या होगा, वही हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। मतलब अगर हम फर्स्ट स्टेप की माने तो ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक यही क्या, ये हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी है जो मॉलिक्यूल को मिनिमम अमाउंट में एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। टोटल अमाउंट में जितनी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। ओके, तो ये क्या आएगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by reactant molecule to convert into product। उसी को क्या बोलेंगे, उसी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है कि द मिनिमम अमाउंट एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टोटल कितनी एनर्जी पोजेस करेगा टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसको कितने अमाउंट में टोटल एनर्जी चाहिए, टोटल एनर्जी आ गई यहाँ पे। टोटल क्या, एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, इट इज द सम ऑफ एक्टिवेशन प्लस एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ओके, ये होगी थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी यही होती है कि द मिनिमम अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय reactant molecule to convert into product, इसी को क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। भाई इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट के पास खुद की है, इतनी क्या दी, इतनी हमने एक्स्ट्रा दिया, तो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ओके, और हमें पता है कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, इट इज अ सम ऑफ एक्टिवेशन प्लस एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी के सम एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट या फिर ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। उसमें मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दी, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, और अब हम करेंगे, देखो मैंने आपको बताया कि जो हमारी अरेनियस इक्वेशन क्या कर रही है, ये हमें रिलेशन दे रही है टेम्परेचर में और रेट कांस्टेंट के बीच में, ओके, तो हम करेंगे कि जो टेम्परेचर और जो रेट कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट करेंगे हम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट।
ओके देखो टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेट कांस्टेंट क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो अरेनियस इक्वेशन है हमें किस के बारे में रिलेशन दे रही है, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बारे में हमें बता रही है। ओके अब देखो ऐसे हमने एक पर्टिकुलर रिएक्शन ले ली, पर्टिकुलर रिएक्शन को हम दो डिफरेंट टेम्परेचर पे कर रहे हैं, सेम एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन को हम दो डिफरेंट टेम्परेचर पे कर रहे हैं। ओके जैसे अगर लेट से कि जैसे हमारी एक रिएक्शन है, ए से क्या गई है, बी गई है, या हमारे रिएक्टेंट से क्या मिला है, वो हमें प्रोडक्ट मिला है। ओके अब पहले मैंने इस रिएक्शन को एक T1 टेम्परेचर पे किया, उसके अकॉर्डिंग जिसका रेट कांस्टेंट है वो मैंने K1 लिया। पहले मैंने इसको T1 टेम्परेचर पे किया तो जिसका रेट कांस्टेंट कितना आया, वो K1 आ गया। ओके फिर मैंने सेम इसी रिएक्शन को T2 टेम्परेचर पे किया तो जिसका रेट कांस्टेंट कितना आया, वो हमारा K2 आ गया। मैंने सेम रिएक्शन को T1 टेम्परेचर पे किया तो उसका रेट कांस्टेंट K1 आया। मैंने सेम रिएक्शन को T2 टेम्परेचर पे किया तो उसका जो रेट कांस्टेंट है वो कितना आया, वो हमारा K2 आया। ओके तो यहाँ पे हम दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दो डिफरेंट क्या आएंगे, हमारे रेट कांस्टेंट आएंगे। क्लियर। अब देखो हमें पता है कि जो हमारी अर्हेनियस इक्वेशन है, अर्हेनियस इक्वेशन क्या है हमारी, K = A e⁻ EA/RT, K = A e⁻EA/RT होगा। ओके अब देखो पहले मैं इसको 1 में पुट करूंगा, फिर मैं इसको 2 पुट करूंगा। ओके जब मैं ये पुट करूंगा तो K1 = A e⁻EA/RT1 तो ये क्या हो गया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। जब मैं 2 में पुट करूंगा तो क्या होगा हमारा, K2 = A e⁻EA/RT2 तो ये क्या हो गई, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ओके जब मैंने कंडीशन 1 को पुट किया तो ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई, जब मैंने 2 को पुट किया तो ये इक्वेशन मेरी 2 बन गई। ओके अब दोनों क्या करूंगा, दोनों को मैं डिवाइड करूंगा। सो डिवाइड इक्वेशन 1/2, दोनों क्या करूंगा, दोनों को मैं डिवाइड करूंगा। जब दोनों को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा K1 अपॉन में K2, यहाँ पे क्या है K1 में K2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा A e⁻EA/RT1 अपॉन A e⁻EA/RT2 यही आ जाएगा। ओके ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या K1 में K2, इस EA/RT को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे क्या बनेगा e⁻EA/RT1 और इनटू में क्या आ जाएगा e⁻EA/RT2 ये आएगा ना। जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो प्लस में बन जाएगा। ओके तो हमें पता है कि जब हमारा बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है एक तरह से। तो K1/K2 तो ये क्या आएगा e⁻EA/RT1 प्लस EA/RT2 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएंगे। ओके अब देखो उस तरफ ये एक्सपोनेंशियल है, राइट हैंड साइड की एक्सपोनेंशियल, जब उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा, वो लॉग। सो ln K1/K2 इक्वल टू क्या आ गया, -EA/RT1 प्लस EA/RT2 ये आ गया हमारा, -EA/RT1 प्लस EA/RT2 हो गया। ओके सो ln K1/K2 इक्वल टू, यहाँ से मैं -EA/R कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से क्या करो मैं -EA/R कॉमन ले रहा हूँ। जब -EA/R कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा 1/T1 माइनस 1/T2, यहाँ से कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, -EA/R कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 1/T1 माइनस 1/T2 बचेगा यहाँ पे। ओके चलो मैं पूरी इक्वेशन को जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, पूरी इक्वेशन को माइनस करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ ln K1/K2 इज इक्वल टू EA/R 1/T1 माइनस 1/T2 ये आ गया। अब हमें पता है कि अगर log के आगे माइनस है, log के आगे क्या माइनस, जैसे माइनस log A/B है तो हमें पता है क्या बन जाता है log B/A। जब log B/A बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये ln K2/K1 इज इक्वल टू EA/R, यहाँ पे क्या आएगा 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये आ गया मेरे पास रिलेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे पास ये रिलेशन क्या बता रहा है, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे T1 T2 टेम्परेचर पे दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट के आपस में जो रिलेट है उसके बारे में ये बता रहा है। ओके चलो इसको नेचुरल लॉ को मैं log बेस 10 में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R और यहाँ पे आएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1
T2 आएगा। ओके, क्या आ जाएगा यहाँ पे log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1, T2 आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे T1 T2 टेम्परेचर पे दो डिफरेंट रेट कॉन्स्टेंट K1 K2 उनको आपस में रिलेट कर रहा है। ओके, तो ये हमारी अरहेनियस इक्वेशन है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारा रिलेशन है। ओके, सो ये था हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कॉन्स्टेंट। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अरहेनियस इक्वेशन के अंदर वो है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, देखो हमने इससे पहले अभी क्या टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट कि हम दो डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट निकालेंगे K1 K2, तो उसके एक बीच में रिलेशन आ गया हमारे पास। ओके, अब हम बात करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है कि यहाँ पे ना हम दो रेट कांस्टेंट निकालते हैं। यहाँ पे क्या निकालते हैं पहले इसको समझना, यहाँ पे हम दो रेट कांस्टेंट निकालते हैं। एक तो जो रेट कांस्टेंट निकालेंगे T टेम्परेचर पे निकालेंगे, उसको तो बोलेंगे हम KT। एक तो जो रेट कांस्टेंट निकालेंगे हम क्या निकालेंगे T टेम्परेचर पे निकालेंगे, उसको हम बोलेंगे KT बोलेंगे। एक जो रेट कांस्टेंट निकालेंगे वो हम T+10 पे निकालेंगे, उसको हम बोलेंगे KT+10। भाई मैंने एक तो T टेम्परेचर पे निकाला रेट कांस्टेंट, एक मैंने निकाला T+10 टेम्परेचर पे, तो उसको क्या बोल दिया मैंने KT+10 बोल दिया। ओके, दोनों का जो रेशो होगा KT+10 आपने ऊपर रखना है और KT आपने नीचे रखना है, इसी को बोलते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं कि रेट रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर विच इज डिफर बाय 10 डिग्री। कि एक तो हम T टेम्परेचर पे निकाल रहे हैं रेट कांस्टेंट, एक हम निकाले T+10 पे। ओके, तो हमने T में क्या कर दिया 10 को ऐड कर दिया, दोनों का जो रेशो होगा वही क्या होगा हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। ओके, पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लगाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊं कि हमने T+10 पे ही क्यों निकाला, उसका लॉजिक है, उसके पीछे मेन रीजन क्या है T+10 का। ओके, पहले इसकी डेफिनेशन देखो, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, इट इज अ रेशो ऑफ rate constant, it is a ratio of rate constant at two different temperature which is differ by which is 10 Kelvin और 10 डिग्री सेल्सियस, विच इज डिफर बाय 10 केल्विन और 10 डिग्री सेल्सियस। कि हम क्या करें, हमने रेशो निकाला रेट कांस्टेंट का दो डिफरेंट टेम्परेचर पे, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 10 केल्विन और 10 डिग्री सेल्सियस ले लो, दोनों क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। ओके, उसको हमने क्या बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको हम TC से भी दिखाते हैं और कई बार म्यू से भी दिखाते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। ओके, अब देखो होता क्या है कि जब हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाला, एक हमने T पे निकाला, एक T+10 पे निकाला, तो होगा कि फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर कोफिशिएंट lies in between 2 and 3। जब हमने देखा जब दोनों का रेशो निकालने पे क्या हुआ, जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट आया 2 और 3 के बीच में आया। क्या आया, 2 और 3 के बीच में आया, मतलब जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है KT+10 अपॉन KT, वो क्या आया 2 और 3 के बीच में आया। क्या आया वो 2 और 3 के, 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, दोनों के बीच में लाई कर सकता है। ओके, ये हमें पता है कि जैसे हम टेम्परेचर बड़ा इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। हम ये बात लिखते भी हैं, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट बिकम डबल। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट बिकम डबल। वो हम यहीं से लिखते हैं, जैसे हम 10 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट डबल हो, डबल से भी ज्यादा हो सकता है, थ्राइस भी हो सकता है। ओके, तो ये क्या होगा, ये हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट। समझ आया। 10 डिग्री का लॉजिक क्या था, 10 डिग्री का लॉजिक था कि 10 डिग्री बढ़ाने पे ही
2 और 3 के बीच में रेशो आ रहा है, 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, दोनों के बीच में लाइव भी कर सकता है। इस चीज़ को हम लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, जो ये सेम है सेम हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे अगर एक बार जैसे हम लैब में जाएँ, स्टार्टिंग में जब लैब स्टार्ट हुई, जैसे आपकी गर्मियाँ हैं तो उसमें आप क्या निकालोगे, वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, नॉर्मल आप रूम टेम्परेचर देख लो कि लैब का टेम्परेचर क्या है उस टाइम का। ओके, जैसे गर्मियाँ हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उसको मान लेंगे KT+10, उसको क्या मान लेंगे, KT+10 मान लेंगे, और उसका रेट कॉन्स्टेंट निकाल लेंगे, उसका कर लेंगे रेट कॉन्स्टेंट निकालेंगे। फिर जैसे जैसे लैब 2-3 महीने हो जाएंगे तो फिर टेम्परेचर क्या होगा, वेदर चेंज होगा, तो फिर गर्मी चल जाएंगी, थोड़ी थोड़ी मौसम ठीक हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज फॉल कर जाएगा अराउंड, जब 10 के अराउंड डिक्रीज कर जाए तो वहाँ से एक हम और रेट कॉन्स्टेंट निकालते हैं, फिर 2-3 महीने बाद निकालते हैं, फिर हम एक रेट कॉन्स्टेंट निकालते हैं। ओके, फिर दोनों क्या लेते हैं, दोनों का हम रेशो लेते हैं, दोनों का हम रेशो लेते हैं, तो फिर वहाँ से हम टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालते हैं। फिर हम चेक करते हैं क्या 2 या 3 के बीच में लाई किया है, अगर लाई किया तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है, अगर बिल्कुल कुछ और ही वैल्यूज आ रही है इसका मतलब आंसर क्या है हमारा, वो गलत है। समझ आ गया टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब वही है कि अगर हमें टेम्परेचर गिवन है तो अच्छी बात है, अगर गिवन नहीं है, इफ टेम्परेचर इज नॉट गिवन, अगर हमें टेम्परेचर गिवन नहीं है, अगर टेम्परेचर गिवन नहीं है तो कंसीडर करोगे T, वो क्या होगा हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298 केल्विन। अगर टेम्परेचर हमें गिवन नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर को T मान लेंगे, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा T+10 होगा वो क्या होगा हमारा 308 केल्विन। T+10 क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा 308 केल्विन। ओके, T होगा हमारा 298 केल्विन और T+10 क्या होगा हमारा 308 केल्विन होगा। तो ये क्या होगा, ये हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया। क्लियर है, समझ आया ये। इसको आप जो हमने अभी रिलेशन किया उसके बेस पे भी कर सकते हैं, जो हमने अभी रिलेशन किया है उसके बेस पे भी कर सकते हैं। इसको रिलेशन क्या है हमारा, रिलेशन हमने किया कि log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R। यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1/T1 माइनस 1/T2 आएगा। ओके, ये हमने इक्वेशन की थी। अब देखो यहाँ पे T1 तो क्या होगा हमारा T होगा, T1 तो क्या होगा हमारा वो T होगा, और T2 क्या होगा हमारा वो T+10 होगा। T1 तो क्या होगा हमारा T होगा, T2 क्या होगा वो हमारा T+10 होगा। ओके, उसी के अकॉर्डिंग जो K है हमारा K1 है वो तो होगा हमारा KT, और जो K2 है हमारा वो होगा KT+10। K2 क्या होगा KT+, तो पुट करें यहाँ पे इक्वेशन, पुट करने के बाद क्या आएगा log KT+10 अपॉन KT इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R। T1 की जगह क्या पुट करेंगे, T पुट करेंगे माइनस 1/T2 की जगह क्या पुट करेंगे हम T+10 पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास log KT+10 अपॉन KT इज इक्वल टू EA/2.303 R। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या लेंगे हम T इंटू T+10, T इंटू T+10, यहाँ पे क्या आएगा हमारा T+10 आएगा और यहाँ पे माइनस ऑफ T, तो अल्टीमेटली देखो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास log KT+10 अपॉन KT इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया इंटू में 10 अपॉन T इंटू T+10। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया है टेम्परेचर कोफिशिएंट का। ओके, तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे 10 डिग्री तो जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो ट्वाइस और थ्राइस के अराउंड आएगा, वो कि जब हम उसको 10 डिग्री इंक्रीज कर देंगे तो जो हमारा रेट कांस्टेंट का जो रेशियो है वो 2 से 3 गुना आ जाएगा वो। ओके, तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ओके, सो ये था हमारा अरेनियस इक्वेशन के अंदर फर्स्ट पार्ट, जो हमने पार्ट 1 किया, एक लेक्चर 1 लगा लो अरेनियस इक्वेशन, जहां पर हमने अरेनियस इक्वेशन क्या होती है उसको कैसे हमने ड्राइव किया, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, कुछ डेफिनेशंस, फर्स्ट स्टेप 2 स्टेप रिएक्शंस, फिर हमने वहाँ पे किया टेम्परेचर डिपेंडेंस, और फिर अब हमने किया टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, अब लेक्चर 2 करेंगे हम। लेक्चर 2 के अंदर क्या होगा, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कैटलिस्ट और विदाउट कैटलिस्ट की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकाल रहे हैं, एक वो करेंगे। सेकंड थिंग हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ फैक्टर्स करेंगे अरेनियस इक्वेशन के, सिम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगा लो या कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स लगा लो अरेनियस इक्वेशन के, वो करेंगे। और लास्ट में हम करेंगे उसके बेस पे ग्राफ, 7 टाइप्स के ग्राफ करेंगे, 6 to 7 टाइप्स के, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ होंगे वो। ओके, तो इतना लेक्चर 1, फिर आएगा लेक्चर 2 में आएगा।
ओके, तो दो लेक्चर के बाद हमारा अरेनियस क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।